हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 5 डायरेक्टर्स का थर्ड सेशन। तो पहला टॉपिक है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। अभी क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में आपको कोई स्पेसिफिक ऐसे डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपका पॉइंट यही है कि डायरेक्टर को पहला पॉइंट यही है कि डायरेक्टर को अप्रोप्रिएट स्किल होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और इमेजिनेशन होना चाहिए। इमेजिनेशन इसलिए कि भाई वो क्वेश्चन पूछ सके। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कुछ बता दिया हो कोई फैक्ट कि भाई ऐसा हुआ था और वो सामने वाला हाँ ठीक है बोले। उसको सामने क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए उसके पास थोड़ा इमेजिनेशन होना चाहिए। साथ ही उसको नॉलेज होना चाहिए, कौन से फील्ड में नॉलेज होना चाहिए, लॉ के कौन से कायदे हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉ के हर सेक्शन में क्या लिखा है वो आपको पता हो, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई लेबर से रिलेटेड कोई इशू है तो लेबर लॉज है, तो लेबर लॉज में क्या रहेगा। पीएफ का एक्ट है, तो आपको हर एक जो एम्प्लॉई है उसको पीएफ देना है। अभी कितना पीएफ देना है, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, वो ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ पता हो, लेकिन उसको तो आप क्या है रेफ़र कर सकते हो या फिर किसी और से पूछ भी सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। लेकिन आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि पीएफ देना होता है, इंश्योरेंस देना होता है एज़ पर एक्ट। नेक्स्ट है उसको मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, काम को कैसे मैनेज करना है। आपने जो मैनेजमेंट का अपना बुक है उसमें पढ़ा होगा अबाउट डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग फाइनेंस। तो इन सब के बारे में उसको ये नॉलेज भी होना चाहिए और थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह मैनेज कर सके। फाइनेंस की फील्ड में नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज जो डायरेक्टर्स हैं वो जो कंपनी है उसके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अप्रूव करते हैं। वो खुद बनाते नहीं हैं, लेकिन वो अप्रूव करते हैं। तो अगर मैं किसी चीज़ को अप्रूव कर रहा हूँ तो उसके बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए। जैसे अपन ने सत्यम स्कैम के टाइम पे देखा था, ऐसा कोई फ्रॉड नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बैलेंस शीट गलत तरीके से बनाई थी, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो अगर आप कोई गलत बैलेंस शीट अप्रूव कर रहे हो, मतलब आपसे कोई गलत बैलेंस शीट अप्रूव ना हो जाए, ये ध्यान रखने के लिए आपके पास फाइनेंस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए कि लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है, काम किस तरीके से, जो डेली काम है वो किस तरीके से करना है। आपके में रिसर्च एप्टीट्यूड होना चाहिए। इसका मतलब कि आपको कोई भी कुछ एक प्रॉब्लम दे तो आप उसके बारे में सोच सको, उसके बारे में उसे इवैल्यूएट कर सको, उसको सोच सको और फिर एक प्रॉपर डिसीजन आप खुद ले सको। ऐसा नहीं कि आप हर बार दूसरे पे रिलाई करोगे एक डिसीजन के लिए कि भाई पहले देखते हैं दूसरा बंदा किस तरीके से रिएक्ट करता है फिर मैं रिएक्ट करूँ। ऐसा नहीं, आपके खुद सोच सको और फिर खुद डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सको, इतना आपके में एबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है स्किल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब यही होता है कि आपको पॉलिसी और प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, उसमें क्या होता है कि आपको अपने लोअर लेवल लोगों को, लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है उसको ये मैनेज करना है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टर्स के केस में क्या होता है, उनको अपने जो जूनियर मैनेजमेंट है उसको तो मैनेज करना है, उसको अपनी कंपनी को डायरेक्शन देना है, बट एट द सेम टाइम उसको अपने शेयर होल्डर्स को भी जवाब देना है। तो वो जो जूनियर लेवल मैनेजमेंट है और शेयर होल्डर है, दोनों को किस तरीके से बैलेंस करें, उसका उनमें स्किल होना चाहिए। दोनों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना है वो उसको पता होना चाहिए। एंड फाइनली है नॉलेज ऑफ टेक्निकल ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई माइनिंग रिलेटेड कंपनी है, आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो, तो आपको माइनिंग के बारे में, जो उसका मेन एक्टिविटी है उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई माइनिंग में बहुत सारे जैसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, स्पेशल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उन सब वर्ड्स के बारे में, उन सब टर्म्स के बारे में, वो सब साइंटिफिक प्रोसीजर के बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। आपको जो आपकी बिजनेस काम कर रही है उसके बारे में टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है।
अभी आपकी जैसे अगर बिज़नेस है, कोई के बिल्डर्स है, आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो, तो आपको ये पता, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सीमेंट का क्वालिटी अच्छा है, कौन कौन से साइंटिफिक प्रोसीजर्स है जिसके थ्रू आप जो बिल्डिंग में जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो टेस्ट किए जाते हैं, और टेस्ट का क्या रिज़ल्ट है, तो वो रिज़ल्ट को अच्छा माना जाएगा और कौन से रिज़ल्ट को ख़राब माना जाएगा। और फिर अगर आपको अपना बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको क्या क्या मेथड यूज़ करना है, ये सारे टेक्निकल जो नॉलेज है वो आपके में होना चाहिए। अभी डिस्क्वालिफिकेशन में जाते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, मतलब कुछ उसके साथ ऐसे इवेंट हो गए कि वो खुद का डिसीजन खुद नहीं ले सकता है, वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है जिसकी वजह से वो अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहा, तो उसको कहा जाएगा अनसाउंड माइंड। तो अगर पर्सन अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा तो कंपनी का डिसीजन कैसे लेगा, तो इसलिए वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन इंसॉल्वेंट है, मतलब वो अपना जो पर्सनल उसने बहुत सारे लोन अगर लेके रखे हैं और वो कह दे कि भाई मेरे पास इतना एसेट है ही नहीं, मतलब मैं अपना घर कार सब कुछ बेच दूँ तो भी मेरे पास इतना पैसा नहीं आएगा कि मैं अपने लोन्स चुका पाऊँ, तो उस केस में वो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ऐसे इंसॉल्वेंट पर्सन का भी हम ऐसे सोचेंगे कि भाई इंसॉल्वेंट पर्सन अपने खुद की लाइफ को मैनेज नहीं कर पाया, तो फिर वो कंपनी को किस तरीके से मैनेज करेगा, तो अगेन वो एज अ डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नेक्स्ट है कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। कन्विक्ट मतलब किसी भी केस में उसको गुनहगार माना गया है, डिक्लेयर किया गया है और उसको 6 महीने का जेल हुआ है, सज़ा हुआ है, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। देखो इसमें दो चीज़ें, अगर उसको 6 महीने का सज़ा हुआ है तो इसमें टाइम पीरियड नहीं दिया है, पर उसको थोड़े टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। वो टाइम पीरियड का मेरे को आइडिया नहीं, हो सकता है 2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई माना जाए या फिर 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई माना जाए। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये दिया हुआ है कि अगर कोई पर्सन को कन्विक्ट किया है, मतलब उसको किसी भी ऑफेंस के लिए गुनहगार माना जाए गया है और वो उसको जो सज़ा मिली है वो 7 ईयर्स की सज़ा मिली है, 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा, तो उसको पूरे लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि उसको सज़ा मिली है और उसको सज़ा क्या मिली है, 6 महीने की, तो फिर उसको टेम्पररीली थोड़े पीरियड के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और फोर्थ में कोर्ट ने उसको गुनहगार माना है और उसको सज़ा दी है एटलीस्ट 7 ईयर्स की, तो उसके पूरे लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई कोर्ट ने उसको कोई सज़ा नहीं दी है पर उसको बोला है कि आप एज डायरेक्टर किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते हो, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। मतलब हो सकता है कि वो किसी और कंपनी में एज अ डायरेक्टर हो, वो कंपनी में कोई ऐसा इशू हो, तो कोर्ट बोल सकती है कि भाई देखो तुम डायरेक्टली तो फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन तुम फ्रॉड रोकने में भी काबिल नहीं थे, तो इसीलिए आपको हम बाकी सब आपका जो डायरेक्टरशिप है उसमें से भी आपको डिस्क्वालीफाई मानेंगे। तो उस केस में भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बिकॉज कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि आप एज अ डायरेक्टर आप काम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर वो जो डायरेक्टर है, बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर खुद शेयर होल्डर्स भी होते हैं, तो हमने जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में ये देखा था कि जो कंपनीज़ है वो शेयर्स के लिए, शेयर्स पे जो अमाउंट पेंडिंग है उसको कॉल फॉर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है, आपने शेयर एप्लीकेशन लेने के टाइम पे 4 रुपये कलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको थोड़ा और पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो 6 रुपये अभी भी शेयर होल्डर के पास से लेने बाकी है ना, वैल्यू 10 रुपये थी, आपने सिर्फ 4 रुपये कलेक्ट किया, तो अभी आपको 6 रुपये लेने बाकी है। तो आपने फ़र्स्ट कॉल किया, फ़र्स्ट कॉल 3 रुपये का किया, अभी ये 3 रुपये सारे शेयर होल्डर्स आपको देंगे। अभी आपका जो डायरेक्टर है, जो आपका शेयर होल्डर है, वो ये 3 रुपये नहीं दे रहा है, तो आप उसका थोड़ा वेट करोगे, उसका ड्यू डेट के लिए वेट करोगे, 6 महीने तक वेट करोगे, लेकिन फिर भी अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो फिर आप उसको डिस्क्वालीफाई मानोगे। सो इफ़ द डायरेक्टर हैज़ फेल्ड टू पे कॉल्स ऑन शेयर्स, कब तक वो फेल करेगा, जो ड्यू डेट था पेमेंट का उसके 6 महीने तक आप वेट करोगे, उसके बाद उसको डिस्क्वालीफाई करोगे। नेक्स्ट है कि वो पर्सन को किसी भी फ्रॉड के लिए सज़ा दी गई है और
उसको लास्ट 5 साल में किसी भी फ्रॉड में इन्वॉल्व रहा है, या तो वो या फिर उसका कोई रिलेटिव। अगर कोई डायरेक्टर है, वो अपना जो कंपनी के एनुअल अकाउंट्स है वो 3 साल तक फाइनलाइज नहीं करवा पाता, या फिर वो बोर्ड में अप्रूव नहीं करवा पाता, तो फिर वो एज ए डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। मतलब इसका बेसिक मीनिंग ये हुआ कि अगर बैलेंस शीट अप्रूव करना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूव करना एक बहुत ही बेसिक काम है कंपनी का, क्योंकि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस से ही जो शेयर होल्डर्स है, जो बैंक है, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेक होल्डर्स है, वो सबको पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। उसके पास इतना एसेट है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके कौन कौन से एक्सपेंसेस है, ये सब कुछ बैलेंस शीट और पीएनएल से पता चल रहा है। आप अपने शेयर होल्डर्स को लेकिन पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हो। अगर आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज नहीं करते हो तो आप अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हो। और ये प्रॉब्लम कितना टाइम चल रही है? ये 3 साल तक, कंटिन्यूस 3 साल तक ये प्रॉब्लम चल रही है कि आप टाइम पे अपने एनुअल अकाउंट्स नहीं दे पा रहे हो शेयर होल्डर्स को। तो फिर कहा जाएगा कि बेसिक काम नहीं कर पा रहा, तो इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। नेक्स्ट है अगेन मैनेजमेंट से रिलेटेड, आपके पास डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हो, या फिर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था एनुअल जनरल मीटिंग में, लेकिन उसके बाद आप सभी अपने शेयर होल्डर्स के अकाउंट में आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, वो चीज़ आप नहीं दे पा रहे हो, वो आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी वजह से भी डायरेक्टर को 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अभी फाइनली क्या है कि एक प्राइवेट कंपनी है, वो अपना आर्टिकल्स थोड़ा अमेंड कर सकती है, थोड़ा चेंज कर सकती है, और थोड़े जो टर्म डिस्क्वालिफिकेशंस है उसमें टाइम लिमिट चेंज कर सकती है। वो ये नहीं कर सकती कि इसमें से कोई डिस्क्वालिफिकेशन निकाल दे। डिस्क्वालिफिकेशन तो रहेगा, लेकिन बस उसके पास क्या राइट है कि वो थोड़ा टाइम लिमिट घटा सकती है। जैसे जो पॉइंट है कि अगर कोर्ट ने आपको मतलब कोर्ट ने डायरेक्टर को गुनहगार माना है और उसको 6 महीने की सज़ा दी है, तो वो टेम्परेली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में 6 महीने के बदले 30 दिन लिख सकती है, 2 महीना लिख सकती है, तो इस तरीके से वो टाइम लिमिट चेंज करेगी। लेकिन वो जो डिस्क्वालिफिकेशन का पूरा रीज़न है वो तो सेम का सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। तो कौन से कंडीशन में उसको रिटायरमेंट माना जाएगा, कौन से कंडीशन में रेजिग्नेशन, और कब रिमूवल। तो फर्स्ट चीज़, डायरेक्टर रिटायर कब होते हैं? तो हमने देखा था कि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर होते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं। और जैसे ही एजीएम होता है, एजीएम की जो तारीख होती है उस दिन मान लिया जाएगा कि वो सब रिटायर हो गए, और फिर जो फर्स्ट एजीएम होगा उसमें नए डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए। तो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट डेट क्या है? दैट इज़ द डे ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने साल के लिए रहेंगे? 5 साल के लिए रहेंगे, और उसके बाद 5 साल के बाद आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हो और 5 साल के लिए, लेकिन मैक्सिमम 10 साल। तो आपको इसमें रिटायरमेंट कब होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का? उसका टर्म, फर्स्ट टर्म कंप्लीट होगा 5 साल बाद, उसके बाद आप उसको सेकेंड टर्म के लिए रीअपॉइंट कर सकते हो, लेकिन 10 साल के बाद उसको कंपल्सरीली रिटायर होना पड़ेगा। थर्ड है कि हर एनुअल जनरल मीटिंग में एटलीस्ट 1/3 जो डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं उसमें से 1/3 सीनियरिटी के बेसिस पे रिटायर हो गए। और फिर हर एनुअल जनरल मीटिंग में एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर्स रिटायर होने चाहिए। ठीक है, तो 2/3 डायरेक्टर रिटायर होने चाहिए, और ये 2/3 में से 1/3 सीनियरिटी के बेसिस पे होगा। नेक्स्ट है अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाइड होता है, ऊपर हमने देखे थे कि डिस्क्वालिफिकेशन कब कब होगा, वो अनसाउंड माइंड का है, इंसॉल्वेंट है, उसने कॉल्स पे नहीं किए, तो अगर वो किसी भी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई होता है तो उसको हम रिटायर्ड मानेंगे। नेक्स्ट है अगर कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब रिटायर हो रहा है एंड उसको नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में उसको रीअपॉइंटमेंट के लिए आप उसको पुटअप करना चाहते हो, लेकिन वो डायरेक्टर ने बोला कि नहीं, मुझे रीअपॉइंट नहीं होना है, और वो अपना एक नोटिस देता है कि भाई मैं रीअपॉइंट नहीं होना चाहता हूँ, वो विलिंग नहीं है, वो अनविलिंग है रीअपॉइंटमेंट के लिए, तो उसको आप रिटायर मानोगे
और उसको रीअपॉइंटमेंट के लिए पुटअप नहीं करोगे। तभी वो रीअपॉइंट क्यों नहीं होना चाहिए था, उसके लिए तो उसके बहुत सारे पर्सनल रीज़न हो सकता है उसको कंपनी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसको किसी और कंपनी में बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो आपके कंपनी पे ध्यान नहीं दे पाएगा, इसलिए वो कह रहा है कि मैं दूसरे कंपनी में बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे आपके वहाँ पे वापस रीअपॉइंट नहीं होना है। तो उस केस में उसको रिटायर माना जाएगा। और फाइनली ये है कि कोई भी रिटायरिंग डायरेक्टर का जो रीअपॉइंटमेंट रेजोल्यूशन है वो जनरल मीटिंग में पास नहीं हुआ तो उस डायरेक्टर को रिटायर माना जाएगा। जैसे हमने देखा था प्रीवियस सेकंड सेशन में एडिशनल डायरेक्टर और अल्टरनेटिव डायरेक्टर के बारे में। तो एडिशनल डायरेक्टर और अल्टरनेटिव डायरेक्टर आपने अपॉइंट तो कर लिया, लेकिन जो आपका नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसमें आपको वोटिंग करवा के रेजोल्यूशन तो पास करवाना पड़ेगा। अगर सपोज़ वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता है तो उसके बाद वो एडिशनल डायरेक्टर और अल्टरनेट डायरेक्टर का डायरेक्टरशिप ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर कभी भी रिज़ाइन कर सकता है, उसको एनुअल जनरल मीटिंग का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी रिज़ाइन कर सकता है। तो उसको रिज़ाइन करना कैसे है, उसको एक नोटिस देना है, नोटिस में उसको रीज़न लिखना है कि वो क्यों रिज़ाइन कर रहा है, मतलब वो अपने पर्सनल रीज़न की वजह से रिज़ाइन कर रहा है या फिर दूसरे जो डायरेक्टर्स है उनका बिहेवियर ख़राब है, उसको कंपनी है उस पे उसको कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है उसकी वजह से रिज़ाइन कर रहा है, उसका एग्जैक्ट रीज़न बताना है। एग्जैक्ट रीज़न क्यों बताना है उसको, बिकॉज सपोज़ मैं मार्च में रिज़ाइन कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मार्च से पहले जो भी अगर कंपनी ने कुछ गड़बड़ भी किया है मार्च से पहले जब मैं डायरेक्टर थी तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आता है। तो मुझे मार्च में जब मैं रिज़ाइन कर रही हूँ तो मेरे को स्पेसिफिकली बताना है कि भाई मैंने बोला था कि ये काम मत करो, फिर भी आपने ये काम किया है, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी बात मानी जा रही है, इसके वजह से मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। तो एक मेरे लिए एक सेफ्टी हो गया कि भाई अगर फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम होता भी है तो भी मुझे बचने का एक रास्ता मिल गया। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करना है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को दोनों लोग इन्फॉर्म करेंगे, डायरेक्टर खुद भी इन्फॉर्म करेगा और कंपनी भी इन्फॉर्म करेगा। और कब इन्फॉर्म करना है, रेजिग्नेशन के 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद नहीं, 30 दिन रेजिग्नेशन डेट के 30 दिन के पहले। और जो कंपनी है अपने जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसमें भी ये चीज़ को पुटअप करेगी कि भाई ये जो डायरेक्टर थे हमारे उन्होंने इस तारीख को रिज़ाइन किया है। अब कौन सी तारीख से रिजिग्नेशन माना जाएगा, वो नोटिस में उसने जो भी लिखा है, अगर नोटिस में उसने लिखा है कि मैं इमीडिएटली रिज़ाइन करता हूँ तो वो जो नोटिस का तारीख है उसी दिन से रिज़ाइन माना जाएगा। अगर वो ये कहता है कि भाई मैं ये महीना ख़त्म होने पे या फिर 2 महीने के बाद रिज़ाइन कर रहा हूँ तो फिर वो 2 महीने बाद माना जाएगा। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में आपको कोई डायरेक्टर है वो पसंद नहीं आया, उसका वर्किंग और सब कुछ, और आपके उसके साथ काफ़ी रिलेशन ख़राब हो गए हैं, तो एक वो एक तरीका है कि आप उसको रिमूव कर सकते हो, रिमूवल कर सकते हो, मतलब उसको रिटायर वो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब ये रिटायर होता है तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हो। अगर वो अनविलिंग है तो मत रीअपॉइंट करो, बट अदरवाइज़ उसको रीअपॉइंट कर सकते हो। रिमूवल में मतलब क्या है कि कंपनी अनविलिंग है वो डायरेक्टर को कंटिन्यू करने के लिए। तो रिमूवल जो है वो शेयर होल्डर्स खुद भी कर सकते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में अगर आप उसको रीअपॉइंट नहीं कर रहे हो तो वो रिटायर माना जाएगा, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग के पहले भी आप कभी भी किसी भी डायरेक्टर को निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। शेयर होल्डर्स तो कैसे ही अपना डिसीजन बताएंगे, उनका एक मीटिंग करना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगा, उसके लिए एक स्पेशल नोटिस होगा। अभी ये स्पेशल नोटिस जो है वो आपको, जो पर्सन को आप निकाल रहे हो उस पर्सन को एक कॉपी देनी पड़ेगी ये स्पेशल नोटिस का, उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो आप आगे आए और क्या प्रॉब्लम हुआ है उसको अपने लेवल पे भी एक्सप्लेन करे। वो अपने शेयर होल्डर्स को बताए कि भाई मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम हुआ है लेकिन ये 100% मेरी गलती नहीं है, इसलिए आप मुझे रिमूव मत कीजिए। तो उसको एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देना है टू बी हर्ड एंड टू बी रिप्रेजेंटेड।
एक बार आपने उसकी बात सुन ली, उसने अपने आप को रिप्रेजेंट कर लिया, उसके बाद वापस आपका डिसीजन है आप उसको रिमूव करना चाहते हो कि नहीं। अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो तो आपको एक बस रेजोल्यूशन पास करना है। और इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर गवर्नमेंट ने किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया है तो उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट के डायरेक्टर के अलावा किसी भी डायरेक्टर को आप कभी भी रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी सेम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कभी भी किसी दूसरे डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है। और उसके लिए आपको सेम प्रोसीजर करना है, आपको एक मीटिंग बुलानी है, उसके लिए स्पेशल नोटिस होगा। स्पेशल नोटिस में लिखा हुआ रहेगा कि भाई हम ये XYZ जो डायरेक्टर है उसको रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं, या फिर XYZ डायरेक्टर्स को रिमूव करने के लिए डिस्कशन करने वाले हैं। और फिर ये जो स्पेशल नोटिस की कॉपी है वो XYZ डायरेक्टर को मिलेगा, और फिर XYZ डायरेक्टर को आपको अपॉर्चुनिटी देनी है टू बी हर्ड, कि वो अपनी बात रख सके और वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, और आपको उसकी बात सुननी है प्रॉपरली। और फाइनली अगर आप कन्विंस हो रहे हो तो उसको मत रिमूव कीजिए। अगर आप कन्विंस नहीं हो रहे हो उसके बाद से तो फिर आप रेजोल्यूशन पास करके उसको रिमूव कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपने उसको रिमूव कर दिया एक बार तो फिर आप उसको वापस रीअपॉइंट नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है वेकेशन ऑफ ऑफिस। वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर मतलब वो जो सीट है डायरेक्टर की वो खाली मानी जाएगी, वो एम्प्टी मानी जाएगी। वो कब खाली मानी जाएगी? इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट है कि कंपनीज एक्ट में जो भी रेगुलेशंस दिए उसके हिसाब से डिस्क्वालीफाई हो जाए। मतलब या तो कोर्ट उसको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दे कि वो खुद का सोच समझ नहीं सकता, या फिर कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सके दे, या फिर डायरेक्टर ने अप्लाई किया हुआ है कोर्ट में कि भाई मैं अपने डेट्स पे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लोन रीपे नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए। तो डायरेक्टर ने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए। अभी कोर्ट ने कुछ डिसीजन नहीं दिया है, लेकिन बिकॉज डायरेक्टर ने अप्लाई किया हुआ है तो उसी तारीख से माना जाएगा कि डायरेक्टर की सीट वेकेंट हो गई। और जब कोर्ट डिक्लेयर करेगा, सपोज़ डायरेक्टर ने जब एप्लीकेशन दिया तो उसने कंपनी को बताया नहीं कि भाई मैंने ऐसा एप्लीकेशन दिया हुआ है, और वो कंटिन्यू कर रहा था एज डायरेक्टर। लेकिन जब कोर्ट तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा तब तो एटलीस्ट कंपनी को पता चल ही जाएगा, तो उस तारीख से उसको वेकेट माना जाएगा। नेक्स्ट है अगर डायरेक्टर आपका शेयर होल्डर है और आपकी कंपनी ने कॉल्स किए हैं, मतलब जो शेयर उसके पास पड़े हैं उस पर आपने बोला है कि बाकी के जो 3 रुपये देने बाकी है हर एक शेयर पे वो आप दीजिए, आपने शेयर्स का अमाउंट कॉल्ड फॉर किया है। लेकिन जो आपका डायरेक्टर है, जो आपका शेयर होल्डर है, वो पैसा भर नहीं रहा है कॉल्स का पैसा, तो आप वेट करोगे। कब तक वेट करोगे? ड्यू डेट के 6 महीने बाद तक वेट करोगे। अगर ड्यू डेट 31 मार्च है तो आप 30 सितंबर तक वेट करोगे। 30 सितंबर तक उसने कॉल का अमाउंट पे नहीं किया तो आप मान लोगे कि उसका जो सीट है वो वेकेंट हो गया है। नेक्स्ट है अगर वो किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, जो कंपनी में उसने कोई फ्रॉड किया है, या कंपनी में कोई पैसा यहाँ का वहाँ किया है, या फिर कंपनी के बैलेंस शीट में और P&L में उसने कुछ जो दिखाते हैं ना हम किस तरीके से कि भाई ये मेरे एसेट है, उसने वो गलत तरीके से अपने एसेट्स दिखाए हैं, या फिर कोई इनकम एक्सपेंडिचर गलत तरीके से दिखाया है ताकि जो शेयर होल्डर्स है, जो स्टेक होल्डर है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन जाए, तो ऐसा कुछ उसने अगर मिसअप्रोप्रिएशन किया है या फ्रॉड करने के इंटेंशन से कुछ किया है तो उसका जो सीट है उसको वेकेंट माना जाएगा। उसके बाद ये है कि अगर वो जो डायरेक्टर है वो 12 महीने तक वो उसने कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की तो उसका सीट वेकेंट माना जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्टर अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है कंपनी के साथ जिसमें उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो उसको आप डिस्क्वालीफाई कर दोगे, उसको वेकेंट मानोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्टर की खुद की एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, और जो आपकी कंपनी है उसने इस फर्म के साथ इस फर्म को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कोई मशीनरी परचेज़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो उस केस में बिकॉज ये डायरेक्टर की खुद की फर्म है ना, तो उस केस में वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब डायरेक्टर की कोई भी फर्म कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, अगर करती है तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर डायरेक्टर है वो उसके पास उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और वो डिस्क्लोज़ नहीं करती है,
तो पहला पॉइंट क्या था कि डायरेक्टर की खुद की फर्म कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। और सेकंड पॉइंट में क्या है कि डायरेक्टर की खुद की फर्म नहीं है, डायरेक्टर के किसी रिलेटिव की फर्म है, और वो जो रिलेटिव की जो फर्म है वो आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। लेकिन जो डायरेक्टर है उसको तो पता है ना, उसको तो अपने रिलेटिव के बारे में पता रहेगा कि ये मेरा रिलेटिव है और उसी की कंपनी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन उसने बाकी सारे डायरेक्टर्स को ये बात बताई नहीं कि देखो आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो मेरा रिलेटिव है। ये सच्चाई आपने बाकी लोगों को बताई नहीं सामने से, तो उस केस में भी आपको बोला आपका जो सीट है वो वेकेंट माना जाएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि डायरेक्टर की खुद की फर्म तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर डायरेक्टर के कोई रिलेटिव की फर्म भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो डायरेक्टर को वो बात डिस्क्लोज़ करनी है, वो बात बतानी है, और अगर वो नहीं बताता तो फिर वो उसका ऑफिस वेकेंट माना जाएगा। नेक्स्ट है, कोर्ट ने बोला है कि आप एज अ डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए हो। आपका किसी और कंपनी में कुछ इशू चल रहा था, उसमें कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसा हो सकता है, उसने बोला हो कि आप फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन आप फ्रॉड को रोक भी नहीं पाए, तो इसकी वजह से आपके इनएफिशिएंसी की वजह से आपको सभी जो आपका डायरेक्टरशिप है उसमें से आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। तो इस केस में भी कोर्ट ने बोला है कि आप डिस्क्वालीफाइड हो, तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड माने जाओगे और आपका ऑफिस जो है उसको वेकेंट या फिर खाली माना जाएगा। और फाइनली कोर्ट ने आपको कोई सज़ा दी है और मिनिमम 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट दिया है, मतलब जेल का सज़ा दिया है 6 महीने का। और ये जो आपको जो भी सज़ा दी है उसमें कोई मॉरली आपने कोई गलत किया है, मॉरली गलत किया है तभी तो आपको सज़ा मिली होगी ना 6 महीने के जेल की। तो उसके बाद तो उस केस में भी जो आपका ऑफिस है, डायरेक्टर का जो ऑफिस है उसको वेकेंट माना जाएगा। अभी ये जो ऊपर जितने भी कंडीशन हैं तो हो सकता है कंपनी को तुरंत ही पता ना चले उसके बारे में। जैसे कि फोर्थ कंडीशन है कि डायरेक्टर को अपने रिलेटिव के फर्म के साथ कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको डिस्क्लोज़ करना है, लेकिन डायरेक्टर ने डिस्क्लोज़ नहीं किया तो बाकी डायरेक्टर्स को तुरंत से पता नहीं चला ना। ऐसा नहीं है ना कि भाई उसने 30 सितंबर को मीटिंग थी, 30 सितंबर को उसने डिस्क्लोज़ नहीं किया तो 3 बजे सबको पता चल गया, ऐसा तो नहीं होगा। हो सकता है कि 5-6 महीने बाद हमको पता चला, मतलब बाकी डायरेक्टर्स को पता चला कि अरे ये फर्म तो ये वाले डायरेक्टर के रिलेटिव की है और उसने हमको ये चीज़ बताई ही नहीं, तो 6 महीने बाद उसका ऑफिस जो है वो वेकेंट होगा। लेकिन जो डायरेक्टर है उसको तो 6 महीने तक पता था ना, सितंबर से लेके 5 तक उसको तो पता था कि भाई मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो आप वो डायरेक्टर को के खिलाफ़ आप कोर्ट में केस कर सकते हो और वो डायरेक्टर को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है या फिर पेनल्टी भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंसॉल्वेंसी में भी हमने देखा था कि अगर डायरेक्टर ने अप्लाई किया है कोर्ट में लेकिन उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है तो हो सकता है कंपनी को पता नहीं हो कि भाई ये इंसान अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, तो उसने जब अप्लाई किया कोर्ट में कंपनी को नहीं पता है, कंपनी के डायरेक्टर्स को नहीं पता है। ये कंपनी के डायरेक्टर्स को हो सकता है 5-6 महीने बाद पता चला हो या 1 साल बाद पता चला हो। जब भी पता चलेगा तब वो उसका ऑफिस वेकेंट माना जाएगा। लेकिन वो जो 1 साल का पीरियड है जब डायरेक्टर को पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसने एप्लीकेशन किया है तो उसको ये जो डायरेक्टरशिप है उसमें से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं निकला तो वो उसने गलत काम किया है। तो वो टाइम पीरियड के लिए उसको आप कोर्ट में केस कर सकते हो उसके खिलाफ़ और कोर्ट बोल सकती है कि या तो आपको जेल होगी या फिर पेनल्टी होगी। तो इसके साथ हम 2 टॉपिक क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एंड रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड वेकेशन ऑफ द ऑफिस भी हम कर चुके हैं। तो हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया और बाकी अथॉरिटीज़ ड्यूटीज़ हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।